पार्टी ने भले देर से जिम्मेदारी दी लेकिन जम कर दी, छप्पर फाड़ के दी। कि वे लोग जो 5 साल पहले 10 साल पहले टिकट नहीं मिल पे जो है अरे नहीं मिली और अब जो है मान नहीं तो ऐसे लोगन को कैसे डील कर। आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है। कछु दिन पहले अखबार में पढ़ी थी कि भैया राज्य मंत्री इनको काम कम मिल रहा हो, बड़े मंत्री जो है काम नहीं करे। आपके संग तो नहीं है ऐसी स्थिति? टिकट जब तक नहीं मिला तब तक एक छटपटाहट मन में हो, मतलब जब मिलवे के बाद की खुशी तो सबको पता हो, नहीं मिलवे वाला जो गम हो, चाहे वो 18 में हो 13 में, वो कैसे हो? मन के अंदर जो संतोष हो ते लक्ष्य लेकर ते उद्देश्य लेकर हम राजनीति में आए हैं। हम भले व्यवस्था में उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में नहीं है लेकिन हमारी पार्टी वो काम है अच्छे से कर रही है, तो ये मन के अंदर एक संतोष था। तो चुनाव के टाइम गया तो तब मैं डायरी पेन मेरे साथ में लोग लेके गया था, वो डायरी पेन में लिखत थे। उसमें हमने दो ही तरह की चीज़ें लिखी थी कि किसी व्यक्तिगत जरूरत है बाबी लिखी और सामूहिक डिमांड आई बाबी लिखी। तो भैया राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हमारे संग हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, बुंदेली बौछार के स्टूडियो। भैया राम राम। जय राम साहब, जय राम जी की, जय राम जी की। तो भैया साल भर होवे को है, 11 महीना तो हो ही गए जी। तो का है कैसो चल रहा मंत्रालय, कैसी चल रही राजनीति की जा पा रही? नहीं साहब, बहुत ही उम्दा चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता देते आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी दवा है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही उम्दा काम कर रही है। हमने पहले की ते सरकार आती, बाकी जितनी योजनाएं आती वे तो सब लगातार चल ही रही हैं। बाकी अलावा नई नई योजनाएं और ले आए, PMCD एम्बुलेंस योजना ले आए। ते में अब गरीब आदमी है भी दूर रहे, कहूँ एक्सीडेंट हो जाए, कहूँ ऐसी बीमारी हो जाएगा तत्काल वाहे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है तो वाहे एम्बुलेंस के माध्यम से, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाभ की व्यवस्था करी है। गरीब आदमी भी अब विश्व स्तरीय कह सकते हैं सुविधाओं मिल रही हैं और पर्यटन कार्य भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ते कार्य भी वायु सेवा शुरू कराई है। नई नई अनेक योजनाएं ऐसी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुरू करी हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो डबल इंजन की सरकार कहते ही हैं, तो उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही उम्दा काम कर रही है। बहुत उम्दा काम कर रही है। आपको जो है पहली बेर ही आप विधायक बने, पहली बेर ही जो है मंत्री बनने को मौका मिले, तो आपको जो है इतने दिना को 11 महीना को जो कार्यकाल है, अपनो अनुभव जीवन में कैसे बदलाव आए? अब कछु दिना पहले तक आप हमौरन के विभाग में थे, मतलब मीडिया विभाग में थे, और फिर जो पिछली बेर जब आप बुंदेली बौछार के कार्यालय आए थे तब प्रदेश प्रवक्ता थे, जब थे उद्घाटन में आए थे, अब मंत्री के तौर पर आए हो, तो अपने जीवन में, निजी जीवन में कैसे बदलाव आउट? एकदम से एक चुनाव जीतने से आज तत्काल मंत्री, आपके निजी जीवन के बदलाव कैसे है? ना बिल्कुल सचिन भैया, जहाँ मैं देखो जो निजी जीवन है वो तो जैसे चल रहा तो वैसे ही चल रहा है। भाई दाल रोटी खा रहा है, वैसे ही सुबह उठ रहा है, रात में सो रहा है, व्यायाम कर रहा है, अच्छे दिन भर सबसे मिलजुल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर हुआ है, पहले जो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते थे या प्रवक्ता के नाते या सह मीडिया प्रभारी के नाते जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती वह हम करते थे, उसमें करवे में और जाए करवे में अब बड़ा अंतर है। जो अंतर है कि वो संगठन को काम है और संगठन के नाते काम करने हैं, कार्यकर्ताओं जोड़ने हैं, पार्टी की विचारधारा के फैलाने हैं, तो वह हम काम करते हैं। और वहाँ में फिर सपने दिखते थे कि यार जो काम ऐसा सुधार हो जाए तो अच्छा है, जो है व्यवस्था ऐसी हो जाए तो अच्छा है, कोई गरीब आदमी जाकी सहायता ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे। लेकिन आज जब हम सरकार के हिस्सा बन गए, पहले जनप्रतिनिधि बन के विधायक बने और हमारी पार्टी की बड़ी हम पर कृपा रही का हमें पहली दान के विधायक होने के बाद भी हमें मंत्री जैसी जिम्मेदारी पार्टी ने दी, तो उसकी वजह से ये अधिकार हमें मिले। उन अधिकारों के कारण अब जनता की सेवा करना बड़ा सरल हुआ। कोई भी हमारे पास आ रहा हो, हमारी क्या समस्या है तो अपन ने खुद ने फ़ोन लगा दो या हमारे ऑफिस के सहयोगी हैं वे लोग फ़ोन लगा देते हैं, तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो एक संतोष की बात है कि आज अपन जनता की सेवा करने का जाए और अच्छे से कर पा रहे हैं। अब जो भी मैं ईश्वर की कृपा भी है कि मेरी पार्टी की कृपा भी है, मेरे नेतृत्व की भी मेहरबानी है और मुख्यमंत्री जी की भी कृपा है का मेरे को विभाग ऐसा दिया, स्वास्थ्य विभाग। और तो स्वास्थ्य तो जो मान के चलो का
जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसकी रोज जरूरत पड़ता है। हमारे गांव में चले आ रहे हैं लोग, हमारी विधानसभा से ऐसे कई लोग जो मैं 20-25 फोन तो मान के चलो प्रतिदिन आज की स्थिति में बीमारी से संबंधित लोगों से बात करता हूँ। और वो ऐसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा पा रहे हैं, कोई आयुष्मान योजना को लाभ दिलवा रहे हैं, कोई ये मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान को लाभ दिला रहे हैं, तो भी डॉक्टर की बात जरूरत है, अपन सलाह दे पा रहे हैं को सही डॉक्टर कौन सा है, कौन से हॉस्पिटल में तुम इलाज करावे जाओ। तो ऐसी स्थिति में ये एक मतलब संतोष को विषय का अपन अच्छा काम कर पा रहे हैं। जैसा एक उदाहरण मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक हमारे तरह से तीर्थयात्रियों की बस गई थी, वहाँ को एक्सीडेंट होगा कटनी में, मुझे सूचना आई कि ऐसा ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है। तो तत्काल ही मैंने कलेक्टर साहब फ़ोन करो, वहाँ के हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे उन्हें फ़ोन करो, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सबरे CMHO है, सिविल सर्जन है, सभी फ़ोन करे। तो तत्काल वहाँ में सभी सहायता मिल गई और तत्काल सहायता मिली और उनमें से एक बहुत ही पंडित जी घायल हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी क्रिटिकल स्थिति थी, तो उन्हें हम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भोपाल ले आए थे और भोपाल में आकर भी बच भी गए और अब स्वस्थ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मतलब एक संतोष की बात है, हम जनता की सेवा और अच्छे से कर पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं। आप जो है मंत्री के पहले मीडिया विभाग में रहे, इसके पहले भी लंबो आपको जो सफर है कितने से शुरुआत कितने से हुई थी आपके मतलब राजनीति में प्रवेश की? देखिए जाकाजे तो मैं बताऊं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वयंसेवक हूँ और लगभग जब मेरी 10 साल की उम्र थी तब मैं स्वयंसेवक बन गया था, मतलब शाखा में जाता हूँ, बरेली में शाखा लगाती उसमें जाता था। ये जो कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, आपातकाल में संघ पर प्रतिबंध लगाता था, जब 77 में आपातकाल हट गया के बाद ये शाखाएँ शुरू भई, बस शाखा में मेरो जावा शुरू हो गया था। शाखा जाल लगे, खेलन कूदन लगे, कछु सीखन लगे, कछु कहानी सुनत थे, गीत गात थे, उन्हीं के माध्यम से समाज की और देश की राष्ट्र की सेवा करने का हमको शिक्षा मिली। तो वहीं से शुरू हो गया। फिर मुझे याद है 1984-85 के आसपास जब आम चुनाव भये थे तब मेरी उम्र 16 साल थी। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी है, मुश्किल से पोलिंग एजेंट मिलते थे, मुश्किल से कार्यकर्ता मिलते थे, तो एक पोलिंग बूथ पे मेरी भी ड्यूटी लगा दी थी। तो मैं एक पोलिंग बूथ पे मैंने पर्चियाँ बांटी, पोलिंग बूथ से सब कार्यकर्ता एक्टिव करे, 2-4-5 दोस्त हमारे दोस्त थे, उन लोगों ने लगाओ काम से और फिर सब मतदाता वोटिंग डलवाई और तो ऐसे करके हम जुड़ गए। क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीति में थे और बहुत सक्रिय रहे, पार्टी के पदाधिकारी रहे, जिला अध्यक्ष वगैरह, लंबे समय तक उन पर जिम्मेदारियाँ नहीं। तो चूँकि पिताजी राजनीति में थे इसलिए मेरी राजनीति में प्रवेश स्वाभाविक रूप से हो गया, जिसे कह सकते हैं घर का वातावरण राजनीतिक था, इसलिए मैं राजनीति से जुड़ गया और संयोग से फिर बढ़ते रहे। फिर युवा मोर्चा में मंडल में पदाधिकारी बन गए, फिर जिले में उपाध्यक्ष बन गए, फिर प्रदेश में प्रदेश मंत्री बन गए। फिर आगे चल कर तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो उन्होंने मुझको प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर काम करने वालों कार्यकर्ता राष्ट्रीय मंत्री तक पहुंचा क्रमशः सने सने, और ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि बरेली जैसी छोटी जगह का गांव को कस्बा को कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच कर राष्ट्रीय मंत्री को दायित्व करे युवा मोर्चा में। तो ऐसे करत करत जुड़त चले गए। फिर मीडिया विभाग में जुड़ गए, 20 साल हम मीडिया विभाग में जुड़े रहे, कछु न कछु नाते से, और आपके भाई नाते आप लोगों की सेवा में भी लगे रहते कार्यालय के माध्यम से। और आप फिर जब प्रवक्ता बन गए तो आप लोगों के संग बैठ कर स्टूडियो इत्यादि में भी डिबेट वगैरह भी करते रहते। फिर पार्टी ने भले देर से जिम्मेदारी दी लेकिन जम कर दी, छप्पर फाड़ कर दी। तो अब संतोष है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको जनता की सेवा करके निभा पा रहे हैं। पूरा नाम के पीछे की आपकी का कहानी पारिवारिक कोई है? नरेंद्र शिवाजी पटेल? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है कि शिवाजी मेरे पिताजी का नाम है एक्चुअली, और दूसरी वो छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आदर्श भी हैं। और तीसरी एक बात और है कि नरेंद्र पटेल नाम एक हमारे क्षेत्र में एक बड़ा सरल सा नाम है, मतलब जो अधिकतर लोग रखते हैं, हर गांव में 2-3 नरेंद्र पटेल आपको मिल जाएंगे। तो ये 2003 की बात है, तब मेरा नाम नरेंद्र
पटेल के नाम से चलता था क्षेत्र में। तो जब 2003 में पार्टी से मेरा टिकट के लिए नाम चला, खूब नाम क्षेत्र में चला, इसमें चला, मीडिया बंधुओं ने खूब नाम छापा, खूब चला, तो एक प्रचारित नाम हो गया और विचाराधीन में भी बना रहा। तो उस समय जब टिकट लेकिन मिली नहीं, दूसरे कार्यकर्ता को मिली, तो फिर उस समय हमें दूसरी पार्टी वालों ने बड़ा प्रलोभ बंधा कि तो हमारी पार्टी से लड़ लो, हमारी पार्टी। हमने कहा हमको नहीं लड़ा भैया, और उनसे जा भी गई कि चट्टान पर सिर मत मारो, तुम्हारी सिर फूटा हुआ, कछु फर्क ना पा रहा। तो हम तो गए नहीं जहाँ के तहाँ, अपने कार्यकर्ता बने रहे। तो उन्होंने कहा करो एक नरेंद्र पटेल नाम को दूसरो आदमी पकड़ लाओ, बाय बेचारे चुनाव बना लड़ा दो, छोटो सो किसान तो 9-10 एकड़ की जमीन थी बेचारे की, बाबी कूद ही। तो हमने सोची यार कि अपना नाम कछु अलग करिए अपन, ताकि इनसे अलग दिखाए, और राजनीति में तो अपन काम कर ही रहे, तो जो समस्या तो हर बार रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जो एक अपनी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में है भी कि गांव का नाम भी लगाते हैं, पिताजी का नाम भी लगाते हैं, कुल का नाम भी लगाते हैं, तो एक अपने यहाँ पर पिताजी का नाम पीछे लगाने की पद्धति भी अपनी है। तो वो करके मैंने अपना नाम जो है पर नरेंद्र शिवाजी पटेल लिखना शुरू किया, और वही फिर उसी नाम से चर्चा का विषय बन गया। और फिर अभी ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मेरे नाम यदि आप पूछो तो अभी जब विश्लेषण लोग कर हाँ ही नहीं करे थे कि नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी जो है देश में अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता हैं। शिवाजी मतलब शिवाजी महाराज, और पटेल तो जो है वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के नरेंद्र शिवाजी पटेल हो जा। बाकी उनको अपना नाम है, उनके पिताजी को नाम है, और पटेल उनको सरनेम है, लेकिन जब तीनों चीज़ें जोड़ो सो जो भी बड़ो रोचक कॉम्बिनेशन। और यही से लोग कहते हैं कि जब ये तीनों रोचक चीज़ें इकट्ठी मिल जाए तो फिर तब तो पहली बार मंत्री बना नहीं पाता है ना। तो भैया अब लेकिन ई के बीच में जब आपने कही कि आपको एक युवा मोर्चा से बहुत शुरुआत से आपकी शुरुआत हुई, पहले आरएसएस से या संघ से, दायित्वों के बीच में जब 20-25 साल एक कोनो कार्यकर्ता काम करा था, और फिर वो टिकट जब तक नहीं मिला तब तक एक छटपटाहट मन में होत कि यार अब बहुत कर रहे काय नहीं मिल रहा। मतलब जब मिलवे के बाद की खुशी तो सबको पता हो, लेकिन जब नहीं मिलवे वाला जो गम हो, चाहे वो 18 में हो 13 में, वो कैसे हो? वो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छो प्रश्न करो है, जहाँ मैं 2 बातें कहूँ आपसे। पहली बात तो जाकि मेरा एक बड़ा डायलॉग था कि अब मैंने बताया 1984-85 में काम करना शुरू किया, और पार्टी जिस दिन से गठित हुई 1980 में, मेरे पिताजी गए थे बम्बई अधिवेशन में, उस दिन से हम भी जुड़ गए मान लो। और 85 से काम करो शुरू करो, टिकट तो मिली 23 में, तब तक लगभग 38 साल हो गए। तो इतने बीच में लगातार काम करते रहे, पार्टी का, संगठन का, किसी न किसी नाते जुड़े रहे। तो हमारे एक बड़ा परमानेंट डायलॉग था कि हम बने नहीं तो हम बिगड़े भी नहीं, क्योंकि जो इतने लंबे समय तक काम करता है वो या तो बन गए थे, हमारे साथ कई साथी मंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय मंत्री था। कई हमारे साथ के मंत्री उत्तर प्रदेश में भी बन गए, बिहार में बन गए थे, युवा मोर्चा में जब काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश के जब हम काम कर रहे थे उसमें से कई साथी यहाँ बन गए थे। तो मन का एक भाव था कि हम बने नहीं तो बिगड़ गए, क्योंकि हमारे साथ कई साथी जो धैर्य नहीं रख पाए, वो लोग कभी निर्दलीय लड़ गए या पार्टी से विद्रोह कर गए या दूसरी पार्टी में चले गए, तो हम बिगड़े भी नहीं और बने भी नहीं। तो ये हमारा परमानेंट डायलॉग था कि हम बने नहीं तो बिगड़े भी नहीं, हम भैया यही संतोष है कि हम ये हमारी एक विशेषता है। हालांकि वो विशेषता पार्टी ने खत्म कर दी, एकदम से बड़ा बना था। और दूसरा विषय ये जो आपने कहा कि उसको कैसे इतने लंबे समय को हमने कैसे व्यतीत किया, उसमें जो सबसे बड़ा मेरे मन में जब बात थी का हम जिस उद्देश्य से लेकर राजनीति में आए हैं, हम ते काम करवे कहा जाए राजनीति में आए हैं, वो काम हमारी पार्टी कर रही है। हम चाहते हैं कि गरीबों को उत्थान हो। अब गरीबों को उत्थान कहा जाए, जितनी अच्छी योजना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, कई योजना बनाई, तो गरीबों को लाभ हो रहा हो, गरीबों को उत्थान हो रहा होगा। तो जो संतोष को बात है, जिस विचारधारा को लेकर हम निकले, का श्री राम जी को मंदिर बना, कश्मीर में 370 धारा हटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना, जहाँ में से जो 3 चीज़ें मैंने गिनाई थी, 2 तो पूरी हो ही गई, एक चीज़ में और दिशा में काम चल रहा।
तो मन के अंदर जो संतोष तो ते लक्ष्य लेकर ते उद्देश्य लेकर हम राजनीति में आए हैं। हम भले व्यवस्था में उतनी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी में नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी वो काम है अच्छे से कर रही है, तो ये मन के अंदर एक संतोष था। तो बस संतोष ही लेकर हम खुश थे कि ठीक है अपन ते उद्देश्य लेके आए हैं। भले वहाँ में अपनी भूमिका बा गिलहरी छोड़ो, बानर सेना के एक बानर के रूप में भी नहीं है, लेकिन जहाँ तो संतोष है कि हम जहाँ से जुड़े हैंगे इतना ही बहुत है। तो ऐसा समझ के अपन संतोष धैर्य रहे। और राजनीति में दो ही चीज चाहिए, धैर्य और विश्वास। और दो ही चीजें मेरी पार्टी की पद्धति पे, विचार पे और मेरा विश्वास बनो रहा पूरे टाइम है। और धैर्य रखे रखा, समय आएगा तो उम्मीद है कछु मिल जाए काम करने को मौका, तो अच्छो है। नए काम करने को मौका मिले तो पार्टी तुम काम कर ही रही, वही बहुत है। अच्छा, जो अपन आज तो आपके मन की भाव है, लोगन को कैसे आप लोग एडजस्ट करें? जो एक बहुत आज अचानक रोचक एक सवाल मन में आओ कि वे लोग जो 5 साल पहले 10 साल पहले टिकट नहीं मिल पे जो है अरे नहीं मिली, अब जो है मान नहीं तो ऐसे लोगन को कैसे डील कर? मन में तो भाव आउत है कि यार जो बहुत ओगरिया करत यार तुम्हें नहीं मिली, अब जो देखो राम राम करत फिर रहो। आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है। जाका जब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भगवत गीता में एक भाव है समभाव, कि हर दिशा में समभाव रखो, कि चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, आप समभाव रहो। चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे विजय हो, चाहे पराजय हो, आप मन का समभाव रखो। तो जो आपने प्रश्न किया कि जैसे कार्यकर्ता थे, उपहास करने वाले थे या अपना अपमान करते थे, कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती थी कि, और चूंकि जब आप उभरते हुए होते हो, कोई संभावना युक्त होते हो, तो चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो चुनौतियां तो थीं। अब जब चुनाव हुआ तो उस समय भी इन चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता और है कि कार्यकर्ता अमूमन थोड़ा बहुत रोष व्यक्त करता है, कुछ करता है, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। तो उसका मुझे लाभ मिला। और कुछ लोग यदि बचे भी या रह भी गए, तो मेरे मन के अंदर मैंने एक बात कही थी विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद और लोकसभा से पहले, कि मैंने ये बात कही कि मैंने कहा भाई जो हुआ, हो सकता है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल से किसी का व्यक्तिगत राग द्वेष होगा, इसलिए चुनाव विधानसभा के उस पद पे हुए, लेकिन पार्टी के प्रति किसी का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो जिनने विधानसभा में काम नहीं भी किया या कुछ इधर उधर भी किया, तो उन लोगों को लोकसभा में मौका है कि भाई लोकसभा में तो पूरे पार्टी की लाइन पर चुनाव हो रहा है, जहाँ में तुम काम करो तो सब विषय खत्म। तो फिर ये मान के चले, और उसका लाभ भी मिला कि हम विधानसभा का चुनाव कुल 42,000 वोटों से जीते थे, और लोकसभा का चुनाव हम 1.5 गुने वोटों से, 66,000 वोटों से जीते। तो मैं मानता हूँ कि सब पार्टी के सब लोगों ने काम किया, तो इसलिए सबके प्रति अब मन में प्रेम है। मन में प्रेम है। लेकिन रायसेन में जैसे आपकी एक पटवारी मंत्री रहे, रायसेन जिला में लंबे समय मंत्री रहे, इसके अलावा रामपाल जी मंत्री रहे, आपके क्षेत्र को प्रतिनिधित्व तो मंत्रिमंडल में लंबे समय बाद मिले। तो जो लोगों की उम्मीदें हैं विशेष तौर पे अपनी विधानसभा के लाने कुछ विशेष चीज़ें आपने कुछ डिजाइन की हैं, कुछ परिकल्पना बनाई है, जी पे कुछ काम शुरू हो पाओ? बिल्कुल सचिन जी, आपने वो जो बात कही मैं बताऊं तो वैसे तो जो बरेली क्षेत्र है, वो बरेली क्षेत्र में तो मैं मतलब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का पहला मंत्री बनाया उस क्षेत्र से, और कांग्रेस से भी एकमात्र जसवंत सिंह जी वहाँ रहे उस बरेली क्षेत्र से। तो हालांकि उदयपुरा में जो पहले अलग अलग थे, इसलिए बताया आपको ये विषय। तो निश्चित रूप से अभी हमारे क्षेत्र की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और उस पर मैंने कंसंट्रेशन भी किया कि कंसंट्रेशन करके कैसे मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अभी मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, 24 घंटे गांव में। एक गांव में जाता हूँ, उसी में रात्रि विश्राम करता हूँ, एक खाता पीता हूँ, और 24 घंटे गांव में रुक के घर घर जाता हूँ, गरीब से गरीब घर में जाके। बल्कि मैंने तो यही कहा कि गरीब घर से ही शुरू करेंगे, जो गाँव का सबसे गरीब घर है वो उस बस्ती से शुरू करेंगे। तो जो गरीब व्यक्ति की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, कई बार ऐसा लगता है कि 2, 4, 5, 10 लोग आए और उन्होंने सलाह दे दी, साहब ये रोड बनना, वो डैम बनना, जैसे चाय की व्यवस्था होना। लेकिन जब हम बिल्कुल ऐसे गांव पे जाते तब हमें समझ में आती है कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोड, सड़क, पानी उसकी चिंता कम है, उन्हें तो उनके अभी जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसी में अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। तो उससे लेके मूलभूत सुविधाएं जो व्यक्तिगत लोगों को चाहिए, पारिवारिक रूप से चाहिए,
उससे शुरुआत करके जो विकास के भी काम है उसमें भी मेरा पूरा ध्यान लगा रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने अपने 100 पंचायतों में एक साथ सामुदायिक भवन बनाने का तय किया कि सामुदायिक भवन बनाएंगे, और हर गांव की एक रचना की कि यार प्रत्येक गांव में ये कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे मान लो शादी विवाह का जाए सामुदायिक भवन बन जाए, मुक्ति धाम हर गांव में ऐसा बन जाएगा इस बार में हर मौसम में अंतिम संस्कार हो सका, बाकायदा रास्ताएँ बन जाएँ, तो और जो सरकारी ज़मीन लोगों ने कब्जा कर ली वे छूट कर काम में जाएँ। तो इस तरह की जो हर गांव की जो पानी की है, मान लो जैसे पानी भी सभी चाहिए, तो पानी की जो तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन योजना बनाई है उसका घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना चल रही, उसका क्रियान्वयन जमीन स्तर पर अच्छा हो जाए, ये लगातार काम कर रहा है। तो ये जो काम आप लगातार कर रहे हैं, और सरकार के लेवल पे, चूंकि प्रदेश के लेवल पे अब आप मंत्री भी हो, सो उम्मीदें भी और ज़्यादा हैं, तो मंत्री के लेवल पे जो उम्मीदें हैं और जो विधायक के लेवल पे उम्मीदें हैं, आपकी तो डबल उम्मीदें हो गई। तो जनता तनक इंतजार करने को तैयार है, इन तो कहे कि अपने बुंदेलखंड में कहावत है, पौध भरा के पी लो तेल जैसी स्थिति है। तो जनता मतलब जो उम्मीदें लेके आ रही हैं, अपन ने एक 5 साल की व्यवस्थित रूपरेखा उनको तैयार। बिल्कुल देखियो जाका क्या है कि मैंने जब चुनाव का टाइम गया था तब मैं डायरी पेन मेरे साथ में लोग लेके गया था, वो डायरी पेन में लिखत थे, उसमें हमने 2 ही तरह की चीज़ें लिखी थी कि किसी की व्यक्तिगत जरूरत है वह भी लिखी, और सामूहिक डिमांड आई वह भी लिखी। तो जिन जिन जैसे तेते रोड ऐसी कच्चू गाँव, आज भी गाँव कच्चू गाँव ऐसे गाँव तो नहीं कह सका, मतलब जो टोला मजरा हैंगे जिनकी सड़कें नहीं हैं, तो हम लिख के लाए थे, वादा करके आए थे कि हम जीतेंगे तो जो तुम्हारी सड़क हम जरूर बने। तो जैसे हमें मौका मिलो प्रस्ताव देवे को, तो हमने सबसे पहले उन्हीं सड़कों के प्रस्ताव देकर जहाँ सड़क बनना जरूरी था कि जहाँ गाँव की सड़क से पहुँच हो जाए। तो ऐसी चीज़ें ये भी हम लेके आए थे चुनाव के टाइम पे भी, सबसे पहले कर भी कोशिश कर रहे हैं। और जवाब तो सही है का जनता तो 2 ही तरह के, जब मैंने पहले बात कही तो हमारी जहाँ पे फोकस है कि बाकी जो व्यक्तिगत पारिवारिक आवश्यकता बाकी पूर्ति पहले हो जाए, बाकी की जो विकास की योजना हम धीरे भी कर सका था। और विकास कार्य भी इतने गाँव ज़्यादा वंचित थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भाषा में हम कहें अंतिम पंक्ति को अंतिम व्यक्ति, तो भाई गांव के संग भी है भैया, सबसे पिछड़ो गांव होते की चिंता पहले करो, तो उस गांव ऐसी चिंता हम कर रहे हैं। तो हमें भरोसा तो है कि जनता धैर्य रखे और हम काम करने में सफल हो जाए तो आशीर्वाद भी दे जी। और एक अब तनक ऐसो सवाल जो शायद आपको भी मतलब को जवाब देवो जरूरी है, काहे के जो है कछु दिन पहले अखबार में पढ़ी थी कि भैया राज्य मंत्री इनको काम कम मिल रहा हो, बड़े मंत्री जो है काम नहीं दे रहे। आपके संग तो नहीं है ऐसी स्थिति? नहीं, हमारे संग बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि हम तो बहुत ही प्रसन्न हैं। और हम तो जब कहते हैं कि जैसा मैं पार्टी ने हमें ते भी काम दो तो हम कैसे अच्छो कर सकते हैं, यही सोच रहे हैं हम। और हमारे तो कैबिनेट मंत्री भी राजेंद्र शुक्ला जी, हमने जो कहें तो फ्री हैंड दे दो, तुम्हें ते काम करने ते करो, हमारी जरूरत है हमें बताओ हम करा। तो जब मान के चलो कि राज्य मंत्री के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी पूरा आशीर्वाद है, और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी आशीर्वाद है। तो हमें तो काम करने को खूब मौका मिल रहा है, और हम प्रसन्न हैं कि भैया तो सही बताएं तो हम तो यही में प्रसन्न हैं का मंत्री के नाते। अब हम किसी भी व्यवस्था का कहते हैं तो वहाँ में सुधार हो रहा है, कोई व्यवस्था का जरूरत पड़ रही है, कहूँ कोई डॉक्टर भेजने है, कहूँ कोई व्यवस्था करना है, चाहे सुधार करना है, तो बे सुधार हम भी सुझाव दे रहे हैं तो बे हो रहे हैं। और काम की दृष्टि से हमें बहुत काम मिला हुआ है। काम की दृष्टि से आखिरी सवाल और के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार को 1 साल भी पूरा हो रहा है, आप भी सरकार के अंग हो, मुख्यमंत्री की कार्यशैली और ओवरऑल सरकार की चीज़न को आप की तरीके से देखत, क्योंकि तुलनात्मक तौर पे अब आप शायद बात नहीं कर पे हो, लेकिन तुलना तो होता ही है, लेकिन ये 1 साल के लगभग 1 साल 11 महीने के बाद पूरी सरकार के मुख्यमंत्री के विजन को, मुख्यमंत्री के काम को के तरीके से एक मंत्री के तौर पे आप देख रहे हैं? देखो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बिल्कुल जमीन से चले हुए कार्यकर्ता है, और उनको बहुत लंबा अनुभव संगठन को भी है और जनता की सेवा कार्य भी है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी है। ठीक है, जब मंत्री के रूप में भी सफल रहे ही, अब आज उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली तो पहले दिन से उन्होंने वह जिम्मेदारी बड़ी गंभीरता से निभाओ,
और जिम्मेदारी गंभीरता से निकार कर उन मंत्रिमंडल ही आप देख लो तो अनुभवी लोगों को भी लिया, जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी लिया, और हम जैसे जो नए लोग थे उनको भी मौका दिया उन्होंने। तो मंत्रिमंडल भी पूरा जैसे कह सकते हैं हम हर दृष्टि से संतुलित बनाओ उन्होंने, और सबको जिम्मेदारियां बांटी। और फिर उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व करके नहीं, जैसे अब ये चल रही हैं अपनी सभी इन्वेस्टर समिट्स चल रही हैं रीजनल तरी उनने करी जगह जगह, और इंटर स्टेट भी करी, और नए नए प्रयोग करे कि जैसे हमने बताई एयर एम्बुलेंस इत्यादि जैसे जो बड़े स्तर पर काम हो रहा है। फिर जहाँ पे अपने तय पे मूंग खरीदी जैसी चीज़ें करी, सोयाबीन खरीद है, पहली बार सोयाबीन MSP पे खरीद हो जाए। तो मानो आपकी चाहे गांव गरीब किसान से लेकर व्यापारी भी, बड़े उद्योग भी, ताकि हमारे तक की युवा शक्ति है भी रोजगार मिल सके, बाकायदा बड़े बड़े उद्योग भी खुले। तो हर दृष्टि से वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वे अपनी पूरी ऊर्जा लगा कर, अपनी पूरी शक्ति लगा कर मध्य प्रदेश से नंबर 1 प्रदेश बनावे का दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बहुत ही हमारे जो परिश्रम की पराकाष्ठा जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वह परिश्रम की पराकाष्ठा कर डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश से नंबर 1 बनावे का दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल जी भी पहली बार मंत्री बने हैं और 1 साल उनको भी पूरा हो रहा है कार्यकाल को। सो उम्मीद करें कि अभी तक जो भी काम उनने शुरू करे हैं वो और बेहतर करें, अपने क्षेत्र की जनता की और अपने प्रदेश की बेहतर सेवा करें। राम राम। जय राम जी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.